गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको मुफ्त में शिक्षा प्रदान करवा रहे हैं। हमारा एम है गरीब से गरीब बच्चों को घर से घर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। हमने हाल ही में स्टार्ट किया है बैच रेलवे लक्ष्य बैच, जहां पे आपके डेली लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाई जा रही है रात में 8 से 10 के बीच में, जहां पर आपको मैथ्स और रीजनिंग की लाइव क्लासेस करवाई जा रही हैं, जहां सर और मैम आपको डेली जो है वो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो आप उसे ज़रूर उसमें इंटरैक्ट करिए, ज्वाइन करिए और उसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफ़िकेशन ऑन करिए, ताकि आप जो हैं वो हमारे जो लेक्चर्स डेली अपलोड हुए जा रहे हैं, उनका आप लाभ उठा सके। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। आपका आरआरबी एनटीपीसी का ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जा चुका है, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, उसे रिविजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए हाल ही में हमने एसएससी का नया बैच स्टार्ट किया है, जहां पे हम आपको ज्योग्राफी पोर्शन करवा रहे हैं। और ज्योग्राफी में मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, जहां पे आपको इंडिया के लोकेशन के बारे में और एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के पर्सपेक्टिव से जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो भी आपको करवाया जा चुका है, जहां पे आपको सिलेबस के बारे में डिटेल एनालिसिस करवाया है, जहां पे बताया मैंने आपको कि आपको के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपको पढ़ना है और क्या पेपर में आने की संभावना है। आज हम स्टार्ट करेंगे कोस्टल बाउंड्रीज के बारे में, जहाँ पे यानी कि आपके तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ पे आपके जितने भी कोस्टल बाउंड्रीज हैं, जो आपके ईस्ट और वेस्ट साइड है, उसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम और आपके जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सबके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे और एटले जरूर लेके बैठिएगा इंडिया का, क्योंकि उसके बिना तो ज्योग्राफी पढ़ना संभव नहीं है। तो आपके लिए यहाँ पे इंडिया का पॉलिटिकल मैप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप अपना एटलस खोल के जरूर बैठेगा। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। अ कोस्टल प्लेन इज फ्लैट लो लाइंग लैंड एडजेसेंट टू अ सी कोस्ट। A fall line commonly marks the border between coastal plain and a Piedmont area. And the coastal plains of India lie on either side of the Deccan Plateau along the western and the eastern coast of India. हम यही पॉइंट को यहाँ पे मैप के थ्रू देखेंगे। हम यहाँ पे मैप खोल के बैठते हैं और यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ से यहाँ पे जहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ लिखा हुआ है, यहां से लेकर के ये पूरा जो है वो आपका कोस्टल बाउंड्री है। और ये है आपका वेस्ट कोस्टल बाउंड्री। कौन सा? वेस्ट, यानी कि आपका पश्चिमी। ये भी आपका कोस्टल बाउंड्री है, जो कि आपका ईस्ट साइड पड़ता है। तो ये आपका कौन सा हो गया? ईस्टर्न साइड कोस्टल बाउंड्री। जो वेस्ट साइड कोस्टल बाउंड्री है, वहां पे पड़ता है अरेबियन सी, और जो ईस्ट साइड कोस्टल बाउंड्री है वहां पे पड़ता है बे ऑफ बंगाल। राइट। हमारे लिए एसएससी सीजीएल में जहां पे आपके क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, वो बेसिकली आपके जो कोस्ट लाइन की जो लेंथ होती है वो पूछी जाती है। जितने भी स्टेट्स लगे होते हैं कोस्टल एरिया से, जो बाउंड्री से स्टेट्स लगे होते हैं, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे वो पढ़ेंगे। मैप के थ्रू हम देखते चले जाएंगे, ताकि हमारे लिए जो स्टेट्स है, जो लोकेशन है, वो याद रखना इंपॉर्टेंट हो, ताकि रटने का जो भी काम हो वो हमारा कम हो जाए। So they extend for about 6150, यानी कि 6150 किलोमीटर from the run of Kutch in the west to Bay of Bengal in the east, right? यानी कि आपके वेस्ट साइड में अरेबियन सी हो गया और ईस्ट साइड में हो गया बे ऑफ बंगाल। अगर हम आपकी कोस्ट लाइन को मेजर करें लेंथ को, तो वो है 6150 किलोमीटर फ्रॉम रन ऑफ कच्छ, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, टू वेस्ट ऑफ बंगाल, जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है? ईस्ट में, राइट। द इंडियन कोस्ट लाइन विच इज 7516.6 किलोमीटर लॉन्ग कवर 6100 किलोमीटर ऑफ मेन लैंड कोस्ट लाइन along with the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands.
अगर हम आपके जो दो आइलैंड्स हैं उनको ज्वाइन कर दे तो आपके कोस्ट लाइन की जो लेंथ होगी वो होगी 7516 1.6 किलोमीटर, राइट। और अगर हम आपके लक्षद्वीप और अंडमान को एक्सक्लूड कर दें और सिर्फ मेन लैंड के कोस्ट लाइन की लेंथ मेजर करें तो कितनी निकल के आती है, वो आती है आपकी 6100 किलोमीटर, राइट। तो हमारे लिए यहाँ पे ये जानना, ये पॉइंट ऑफ फैक्ट रिमेंबर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जब हम मेन लैंड कोस्ट लाइन को मेजर करेंगे, जहां पे हम आपके आइलैंड्स के कोस्ट लाइन को एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारी कोस्ट लाइन की जो लेंथ होगी वो होगी हमारी 6100 किलोमीटर्स। और जब हम आपके आइलैंड की कोस्ट लाइन की लेंथ को भी इंक्लूड कर लेंगे और तब हम मेजर करेंगे लेंथ को, तो हमारी यहाँ पे लाइन जो लेंथ है वो निकल के आएगी 7516.6 किलोमीटर। क्या ये इंपॉर्टेंट है याद रखना? ऑफ कोर्स, क्योंकि एसएससी ने ऐसे जो क्वेश्चंस है वो पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, द स्ट्रेट एंड रेगुलर कोस्टलाइन ऑफ इंडिया इज द रिजल्ट ऑफ द फॉल्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड ड्यूरिंग द क्रिटेशियस पीरियड। द कोस्टलाइन ऑफ इंडिया टचेस 13 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो कोस्टलाइन है इंडिया की वो कितने कुल स्टेट्स को टच करती है, वो 13 स्टेट्स को टच करती है और यूनियन टेरिटरीज को टच करती है। The western coastal plains are along the Arabian Sea, whereas the eastern coastal plains are located along the Bay of Bengal. जैसा कि हमने मैप में देखा था कि आपका जो वेस्ट कोस्टल प्लेन्स है वहां पे आपका कौन सा सी अटैच है, कौन से सी की तरफ पड़ता है, वो है आपका अरब सागर यानी कि अरेबियन सी। एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर लोकेटेड अलोंग द बे ऑफ बंगाल। जो आपका ईस्ट यानी कि पूर्वी दिशा है वहां पे कौन सा ओशन पड़ता है, वो पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। Coastal plains of India are broadly divided into the western coastal plains and eastern coastal plains. जैसा कि हमने मैप में देखा था कि हमारा जो प्रॉपर ये कोस्टल प्लेन्स है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। कौन से? एक हो गया आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और दूसरा हो गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट, हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है वेस्ट कोस्ट प्लेन। तो हम यहाँ पे पहले जितने भी आपके पश्चिमी साइड में जितने भी आपके कोस्टल प्लेन्स पड़ते हैं, पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। डिटेल में हम इसे पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द वेस्ट कोस्ट स्ट्रिप एक्सटेंड्स फ्रॉम गल्फ ऑफ कैम्बे यानी कि गल्फ ऑफ खंबात इन द नॉर्थ टू केप कमोरिन कन्याकुमारी। अब केप कमोरिन जो है वो कन्याकुमारी का ओल्ड नेम है। ये बात मैं आपको हमारे जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी उसमें हम आपको बता चुके हैं कि ये जो है वो कन्याकुमारी का क्या है, ओल्ड नेम है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ कन्याकुमारी, तो आप क्या मार्क करके आएंगे? केप कमोरिन। केप कमोरिन आपका साउथ वेस्ट में पड़ता है यानी कि दक्षिण पश्चिमी दिशा की तरफ पड़ता है। जो हमारा गल्फ ऑफ कैम्बे है यानी कि गल्फ ऑफ खंबात है वो गुजरात की साइड में पड़ता है। अभी हमने मैप में देखा था। तो आप जैसे जैसे हम आपको यहाँ पे प्लेसेस बताते जा रहे हैं, आप क्या करेंगे कि आप एटलस में उस चीज को, उस जगह को मार्क करते जाएगा ताकि आपके लिए उतनी ही ज्यादा आसानी हो, राइट। चलिए, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। हमारा जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो किसके बीच में है? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में पड़ता है। रेंजिंग फ्रॉम 50 to 100 किलोमीटर, दैट इज 31 to 62 इन विड्थ। ओके, हमारे लिए केवल किलोमीटर्स में यूनिट में जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे इसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 50 to 100 किलोमीटर जो है वो क्या है, टोटल आपकी वेस्ट कोस्ट की क्या है, लेंथ है, राइट। कितनी? 50 to 100 किलोमीटर्स। It extends from Gujarat in north and extends through महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। तो ये सारे स्टेट जो है वो हमारे वेस्टर्न कोस्टल में पड़ते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया गुजरात, गुजरात से शुरुआत होती है और गुजरात से चलते चलते आता है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। अगर हम मैप में देखें तो हमारे लिए ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। यहां से शुरू होता है आपका, ये है आपका गल्फ ऑफ कच्छ, राइट, और ये है हमारा गल्फ ऑफ खंबात। फ्रॉम हियर आपका क्या स्टार्ट होता है? वेस्ट कोस्ट, ठीक है। यहां से हमारा वेस्ट कोस्ट यानी कि आपका पश्चिमी कोस्ट जो है वो यहां से शुरू होता है, गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे कह सकते हैं आप।
कौन कौन से स्टेट्स लगे हुए हैं हमारे वेस्ट कोस्ट से? पहला तो हो गया हमारा गुजरात, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद है कर्नाटक, गोवा एंड केरला, राइट? ये 5 स्टेट्स है जो हमें याद रखने हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे है आपका कन्याकुमारी केरला में, राइट? यहाँ पे केरला में आपका है कन्याकुमारी, तो यहाँ तक आपका क्या है, वेस्ट कोस्ट है। और कन्याकुमारी का ओल्ड नेम है वो है केप कमोरिन, दैट्स इट। इतना ही याद रखना पर्याप्त है, उसके अलावा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही जरूरी है। वेस्ट कोस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट इज डिवाइडेड इनटू द कोंकण कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट एंड केरला कोस्ट, ठीक है? हमारा जो वेस्ट कोस्ट है वो नॉर्थ से साउथ यानी कि उत्तर से दक्षिण से जो शुरू होता है वो कितने में डिवाइडेड है हिस्सों में? 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, कोंकण कोस्ट, कर्नाटक कोस्ट एंड केरला कोस्ट। अब कोंकण कोस्ट कहां से कहां तक है, कर्नाटक कोस्ट कहां से कहां तक है और केरला कोस्ट कहां से कहां तक है, ये हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। Mostly originating in the Western Ghats, the rivers are fast flowing, usually perennial and empty into estuaries. अब वेस्टर्न घाट में क्या है कि वहां की जो नदियां हैं वो किस पे बेस होती है? मॉनसून पे बेस रहती हैं, तो वो क्या है, पेरिनियल है, राइट? उनका नेचर क्या है, पेरिनियल है। और उनका जो फीचर्स है वो क्या है, फास्ट फ्लोइंग है, एंड दे फ्लो इनटू द अरेबियन सी, मोस्टली दे फ्लो इनटू द अरेबियन सी। Major rivers flowing into the sea are the ताप्ती, नर्मदा, मांडोवी एंड जुआरी। तो हमारे जो वेस्टर्न कोस्टल में जो प्रमुख यानी कि जो प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो फ्लो होती हैं वो कौन कौन सी हैं? एक हो गया आपका ताप्ती, दूसरा हो गया नर्मदा, फिर हो गया मांडोवी और फिर हो गया जुआरी। It is made up of alluvium brought down by the short streaming originating from the western Ghats. It is dotted with a large number of coves, a very small bay, creeks, a narrow sheltered waterway such as an inlet in a shoreline or channel in a marsh, and a few estuaries. The estuaries of the Narmada and the Tapi are the major one. ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना, ये एज अ नॉलेज आप जान सकते हो कि यहाँ पे आपके एस्चुरीज फॉर्म होते हैं, राइट? यहाँ पे आपके एस्चुरीज फॉर्म होते हैं और इनमें से आपके 2 प्रोमिनेंट कौन से हैं एस्चुरीज, वो कौन सी है? एक है आपका तापी और दूसरा है हमारा नर्मदा, दैट्स इट। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए कि वेस्टर्न कोस्टल में कौन से 2 ऐसी रिवर्स हैं जिससे एस्चुरीज फॉर्म होती हैं, तो हम क्या मार्क करके आएंगे? ताप्ती एंड नर्मदा। नेक्स्ट, द केरला कोस्ट, जिसे हम मालाबार भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि केरला कोस्ट का दूसरा नाम क्या है, वो है हमारा मालाबार कोस्ट। has some lakes, lagoons and backwaters, and the largest being the वेम्बनाड लेक, राइट? तो हमारा यहाँ पे जो लार्जेस्ट लेक है जो हमारा केरला कोस्ट में पड़ता है, तो वो कौन सी लेक है? वो है हमारा वेम्बनाड लेक। Vegetation is mostly deciduous, but the Malabar coast moist forest constitute a unique eco region. ओके, जब हम वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तब हम उस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमारे लिए केवल वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानना ही पर्याप्त है कि आपके कौन कौन से स्टेट्स लगे हुए हैं, कौन सी जो आपकी प्रोमिनेंट रिवर्स हैं जो वेस्ट कोस्ट में बहती हैं, बस केवल उतना जानना ही इम्पोर्टेंट है। रन ऑफ कच्छ इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। रन ऑफ कच्छ आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। एंड कन्याकुमारी, ये तो हमें पता है कि इसका जो ओल्ड नेम है वो है केप कमोरिन, राइट? कहाँ पे है? साउथ में। These are the narrow plains with an average width of about 65 kilometers. तो कितना विड्थ होता है इनका? वो होता है हमारा 65 kilometers. Western coastal plains are mainly divided into 4 categories. तो हमारे जो western coastal plains है वो 4 भाग में विभाजित है। कौन कौन से? एक तो आता हमारा कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, जो कि आपका गुजरात में साइड पड़ेगा, ठीक है? फिर होता है हमारा कोंकण कोस्ट, कन्नड़ा कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट, राइट? तो हमारे कौन से 4 क्या कहते हैं, कौन से हमारे 4 कैटेगरीज है जिसमें हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो डिवाइडेड है? तो वो है एक हमारा कच्छ काठियावाड़ कोस्ट, राइट, जो आपका गुजरात साइड में है।
फिर आता है हमारा कोंकण कोस्ट जो आपका गोवा में पड़ जाएगा, फिर आएगा कन्नड़ा कोस्ट जो आपका कर्नाटक साइड पड़ेगा, फिर आता है आपका मालाबार कोस्ट, राइट, मालाबार कोस्ट यानी कि केरला साइड। कच्छ एंड काठेवार रीजन, अब हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे कि आपका कच्छ और काठेवार रीजन में जो कोस्टल प्लेन्स है उसकी क्या महत्वता है, राइट, कैसा है वो और कौन कौन से स्टेट जो है वो लगे हुए हैं इससे, तो यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Kutch and Kathiawar, though an extension of peninsular plateau, because Kathiawar is made of the Deccan lava and there are tertiary rocks in the Kutch area. They are still treated as integral part of the western coastal plains as they are now leveled down. The Kutch Peninsula was an island surrounded by seas and lagoons, and these seas and lagoons were later filled by sediments brought by the Indus River, which used to flow through this area. Lack of rains in recent times has turned it into arid and semi-arid landscape, right? And salt-soaked plain of the north of Kutch is the Great Run Kutch. Its southern continuation, known as the Little Run, lies in the coast and southeast of Kutch. यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कच्छ के बारे में बात करी गई है कि वो कैसे, यानी कि सेडिमेंट्स के थ्रू फॉर्म हुआ था हमारा कच्छ का जो कोस्टल प्लेन है, राइट। आपका जो रन ऑफ कच्छ जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसे सफेद रेत के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे बारिश की कमी की वजह से क्या हुआ कि वहां का जो आज के टाइम पे जो क्लाइमेट और जो वेदर हम देखेंगे वो काफी एरिड है, सूखा पड़ा हुआ है, उतना पानी नहीं है वहां पे। बहुत से लोग जो हैं वो कच्छ जाते हैं, रन ऑफ कच्छ जाते हैं वहां पे घूमने के लिए, सफेद रेत को देखने के लिए, जैसे हम व्हाइट डेजर्ट भी बोलते हैं, राइट। बस इतना ही काफी है यहाँ पे। The Kathiawar Peninsula lies to the south of the Kutch. अब यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा ये लोकेशन जानना कि आपका जो काठियावाड़ पेनिनसुला है वो उसका लोकेशन कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे पड़ता है, हमारे साउथ ऑफ कच्छ में। कहाँ पर, साउथ ऑफ कच्छ में आपका कौन सा रीजन पड़ता है, काठियावाड़ पेनिनसुला, राइट। The central part of a highland of Mandav Hills from which small streams radiate in all directions, radial drainage. रेडियल ड्रेनेज जो है वो आपके फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। सो व्हेन वी विल स्टडी अबाउट योर फिजिकल ज्योग्राफी, तब हम डिटेल में रेडियल ड्रेनेज और जितने भी आपके ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। अभी फिलहाल आपके लिए केवल इतना जानना इंपॉर्टेंट है दैट द सेंट्रल पार्ट इज अ हाईलैंड ऑफ मांडव हिल्स, राइट। यानी कि यहाँ के कोस्टल एरिया का जो सेंट्रल पार्ट है उसका जो हाईलैंड है जहाँ पे मांडव हिल्स पड़ती है, वहां से हमारी क्या है, स्मॉल स्ट्रीम्स निकलती हैं, राइट। जो हर डायरेक्शंस में जो स्मॉल स्ट्रीम्स यानी कि छोटी छोटी नदियां जो होती हैं वो निकलती हैं कहाँ से, मांडव हिल से, और वो क्या फॉर्म करती हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म करती हैं। दैट्स इट। माउंट गिरनार जिसकी यहाँ पे हाइट बताई गई है दैट इज 1117 मीटर, इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड इज ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन, राइट। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो है हमारा माउंटेन गिरनार, जिसकी हाइट कितनी है, 1117 मीटर। The Gir range is located in the southern part of the Kathiawar Peninsula. Now जो लोग गुजरात गए होंगे घूमने के लिए, तो वहां पे गिर नेशनल पार्क भी अगर आप लोगों ने सुना होगा, गिर नेशनल पार्क जहाँ पे आपके एशियाटिक लायंस को रखा गया है, राइट, जहाँ पे एशियाटिक लायंस को रखा गया है। बहुत से लोग यहाँ पे घूमने भी जाते हैं, जो कि आपके सोमनाथ मंदिर के पास में ही सिचुएटेड है। So the Gir range is located in the southern part of the Kathiawar Peninsula. हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है जाना कि आपका जो गिर रेंज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो आपके काठियावाड़ पेनिनसुला के साउथ साइड में लोकेटेड है। Then it is covered with the dense forest and is famous as a home of Gir lion, right? यहाँ पे आपका गिर नेशनल पार्क है जहाँ पे आपके लायंस रखे गए हैं, राइट। नेक्स्ट, Gujarat Plain. Now the Gujarat Plain lies east of Kutch and Kathiawar and slopes towards the west and south west. यहाँ पे लोकेशंस का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि एटलस लेके बैठिएगा, राइट। गुजरात प्लेन्स लाइज ईस्ट ऑफ कच्छ, किसके,
कच्छ और काठियावाड़ के कहाँ पे, पूर्व दिशा की ओर, यानी कि ऑन द ईस्ट साइड ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़ स्लोप्स टूवर्ड्स द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। और गुजरात प्लेन का जो स्लोप है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ टिल्टेड है। फॉर्म्ड बाय द रिवर्स सच एज नर्मदा, तापी, माही एंड साबरमती। The plain includes the southern part of Gujarat and the coastal areas of Gulf of Khambhat, जो कि हमने अभी मैप में देखा था, गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं उसे। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी जो रिवर्स है वो प्रमुख है, यानी कि प्रोमिनेंट रिवर्स कौन कौन सी हैं, वो हो गई एक हमारी नर्मदा, देन कम्स तापी, फिर आता है माही एंड साबरमती। साबरमती आपका अहमदाबाद सिटी है ना, वहां पे है। जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं, यहाँ पे जो अहमदाबाद घूमने गए होंगे, एक साबरमती आश्रम भी है गांधी जी का, वहां पे बहुत फेमस, वहां पे भी उसी नाम से ही बसा हुआ है, राइट। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन इज फर्टाइल इनफ टू सपोर्ट एग्रीकल्चर। अब गुजरात प्लेन का जो ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो उसकी पूर्व दिशा की ओर जो आपका पार्ट पड़ता है गुजरात प्लेन का, वो क्या है, फर्टाइल है, यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए जो वहां पे जो मृदा यानी कि जो सॉइल होगी वो काफी उपजाऊ मिलती है वहां पे, राइट। तो इसीलिए वहां पे एग्रीकल्चर क्या होता है, वहां पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। बट द ग्रेटर पार्ट नियर द कोस्ट इज कवर्ड बाय विंड ब्लोन लोसेस, यानी कि हीप्स ऑफ सैंड। ठीक है, गुजरात जो है वो ज्यादातर आपको बहुत ज्यादा हरा भरा नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, थोड़ा सा एरिड रीजन मिलेगा आपको वहां पे, क्योंकि बारिश की कमी के कारण क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, जैसे आपका गल्फ ऑफ क्या कहते हैं, काठियावाड़ था, जहाँ आपका काठियावाड़ रीजन था, राइट, गल्फ ऑफ कैम्बे था, जो आपका रन ऑफ कच्छ था जिसे हम व्हाइट डेजर्ट बोलते हैं। तो वहां पे बारिश की कमी की वजह से वो एरिया जो है वो एरिड है, इसीलिए आप वहां पे सफेद रेत देख सकते हैं, व्हाइट सैंड देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कोंकण प्लेन। अब गुजरात प्लेन के नीचे अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोंकण प्लेन। यहाँ पे आप डायरेक्शन का ध्यान रखिएगा कि गुजरात प्लेन के बाद हमारा कौन सा आएगा, कोंकण प्लेन आएगा। कोंकण प्लेन साउथ ऑफ गुजरात प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम दमन टू गोवा विच इज 50 to 80 किलोमीटर वाइड। कितना इसका विड्थ है, दैट इज 50 to 80 किलो वाइड। और गुजरात प्लेन के जस्ट नीचे यानी कि साउथ डायरेक्शन में, यानी कि गुजरात प्लेन के दक्षिण दिशा में कौन सा प्लेन पड़ता है, कोंकण प्लेन पड़ता है। ठीक है, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम दमन टू गोवा। कहां से कहां तक है, दमन से गोवा की, दमन से शुरू होगा और गोवा तक आपका कौन सा प्लेन पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका कोंकण plain, right? It has some features of marine erosion, including cliffs, shoals, reefs, and islands in the Arabian Sea. The Thane Creek around Mumbai is an important embayment, a recess in a coastline forming a bay, which provides an excellent natural harbor. ठीक, हमारे लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बस आप इतना जान लीजिएगा कि थाने क्रीक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है आपका, मुंबई में। कहाँ पे, मुंबई में। और हमारा जो कोंकण प्लेन है वो दमन से गोवा की तरफ है, तो जहाँ पे बीच में आपका महाराष्ट्र भी आता है ना, बीच में महाराष्ट्र भी पड़ता है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र भी इंक्लूडेड होगा। नेक्स्ट कम्स योर कर्नाटक कोस्टल प्लेन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर। अब पहले हमारा आता है गुजरात प्लेन, उसके बाद आता है हमारा कोंकण प्लेन, और कोंकण प्लेन के बाद आता है हमारा कर्नाटक कोस्टल प्लेन। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर। कहां से कहां तक है, गोवा से मैंगलोर तक। इट इज अ नैरो प्लेन विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 30 to 50 किलोमीटर। कितनी विड्थ है इसकी, 30 से 50 किलोमीटर। and the maximum being 70 किलोमीटर नियर मैंगलोर। मैंगलोर की तरफ इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा 70 पहुंच जाती है, 70 किलोमीटर। At some places the streams originating in the western ghats descend along steep slopes and make waterfalls। चूंकि इस तरफ थोड़ी सी एज कंपेयर टू जो है वो ढलान थोड़ी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आपके वाटरफॉल्स भी जो होता है फॉर्म होता है यहाँ पे। ये बात हम यहाँ पे याद रखेंगे, कौन से प्लेन में, हमारे कर्नाटक कोस्टल प्लेन में। ठीक है
Next, the Sharavati, while descending over such a steep slope, makes an impressive waterfall known as Gerasopa Jog Falls, which is 271 meter high. राइट तो हमारा यहाँ पे फेमस वाटरफॉल कौन से नाम से है? जॉग फॉल के नाम से है. राइट कौन से रिवर? यानी कि शरावती रिवर. राइट while descending over such steep slope makes an impressive waterfall है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जॉग फॉल बोलते हैं. जॉग फॉल का दूसरा नाम क्या है? वो है हमारा गरसोपा. ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है? 271 मीटर. नेक्स्ट, Angel Fall, which is 979 meter in Venezuela, is the highest waterfall on the earth. Tugela Falls, which is 948 meter in Drakensberg Mountain in South Africa, is the second highest. Okay, ये हमारा यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो इसे आप नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा कि आपका जो हाईएस्ट वाटरफॉल है अर्थ पे वो कौन सा है? एंजल फॉल्स, जिसकी हाइट कितनी है? 979 मीटर. राइट एंड आफ्टर दैट कम्स टुगेला फॉल्स, जिसकी हाइट है 948 मीटर इन ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन, जो कि आपका साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है. ये हो गया आपका सेकेंड हाईएस्ट. राइट ये हो गया हमारा सेकेंड highest. Next, marine topography is quite marked on the coast. Next, फिर आता है हमारा मालाबार प्लेन यानी कि केरला प्लेन. ये यहाँ पे याद रखिएगा कि आपके मैप के थ्रू ही जहाँ पे आपको सारे प्लेन्स बताए गए हैं. पहला आता है हमारा गुजरात, उसके बाद आता है हमारा कोंकण, फिर आता है कर्नाटक, उसके बाद आता है हमारा मालाबार प्लेन. आपको यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में प्लेन्स को याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सीजीएल ऐसे क्वेश्चंस पुट कर देता है कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है, या फिर ऐसे दे सकता है कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो हमारे ऐसे कोस्टल प्लेन्स कौन कौन से आते हैं, या नॉर्थ साइड में हमारा कौन सा कोस्टल प्लेन पड़ता है, साउथ साइड में कौन सा हमारा कोस्टल प्लेन पड़ता है, या कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुजरात प्लेन के साउथ डायरेक्शन में कौन सा कोस्टल प्लेन पड़ता है. तो आपके लिए मैप के सहारे जो है इसलिए इसे पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारा आता है यहाँ पे मालाबार प्लेन, जिसे हम केरला प्लेन भी बोलते हैं. The Kerala plain is also known as the Malabar plain. तो मालाबार प्लेन का दूसरा नाम क्या है? केरला प्लेन. राइट बिटवीन मैंगलोर एंड कन्याकुमारी. ठीक है, कहां से कहां तक? मैंगलोर से कन्याकुमारी तक आपका कौन सा प्लेन पड़ता है? मालाबार प्लेन. दिस इज मच वाइडर दैन द कर्नाटक प्लेन एंड इट इज अ लो लाइंग प्लेन. हमारा जो मालाबार प्लेन है इसकी जो विड्थ है वो हमारे कर्नाटक प्लेन से ज्यादा है. किससे? कर्नाटक प्लेन से ज्यादा है. The existence of lakes, lagoons, backwaters, spits, etc. is a significant characteristics of the Kerala coast. इसलिए अगर आप ध्यान दें तो केरला का जो वेजिटेशन है वो ज्यादा अच्छा है. राइट केरला जो है वो ज्यादा हरा भरा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा अमाउंट में ज्यादा अच्छे जो है वो लेक्स, लगून्स, बैकवाटर, स्पिट्स ये सब मिलेंगे. ये सब एक सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके? हमारे केरला कोस्ट के. इसलिए केरला जो है वो हमें ज्यादा हरा भरा नजर आता है. नेक्स्ट, the backwaters locally known as kayals are the shallow lagoons or inlets of the sea lying parallel to the coastline. राइट तो वहां के जो बैकवाटर्स है कौन से? जो आपके केरला कोस्ट में पड़ते हैं. जो केरला कोस्ट में पड़ते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कयाल्स बोलते हैं. किस नाम से जानते हैं हम उन्हें? कयाल्स के नाम से जानते हैं. द लार्जेस्ट अमंग दीज इज द वेम्बनाड लेक. ये हमने अभी एक कुछ स्लाइड पहले भी पढ़ा था कि आपका मालाबार कोस्टल प्लेन्स में आपका जो प्रोमिनेंट या लार्जेस्ट जो लेक है वो कौन सी है? वो है हमारी वेम्बनाड लेक, which is about 75 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 to 10 किलोमीटर वाइड. यानी कि कितने लेंथ इसकी कितनी है? वो है हमारी 75 किलोमीटर और हमारी विड्थ कितनी है? 5 to 10 किलोमीटर एंड गिव्स राइज टू अ 55 किलोमीटर लॉन्ग पिट. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है? लेक का नाम याद रखना कि कौन सी लार्जेस्ट लेक है, कहाँ पे? हमारे केरला कोस्टल प्लेन में. उसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है. दैट्स इट.
फिर आता है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट। तो हमारा यहाँ पे वेस्ट कोस्ट का जो है वो खत्म होता है पोर्शन, फिर आता है आपका ईस्ट कोस्ट। तो यहाँ पे हम ईस्ट कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट लाइज बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। हमारा जो वेस्ट कोस्ट था वो कहाँ पे लाई करता था, वो किसके बीच में लाई करता था, वेस्ट घाट और अरेबियन सी के बीच में लाई करता था। और जो हमारा ईस्ट कोस्ट है वो किसके बीच में लाई करता है, ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में लाई करता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी। ठीक है, कहां से कहां तक है, गंगा डेल्टा से शुरुआत होती है और कन्याकुमारी तक खत्म होता है आके। तो कन्याकुमारी यहाँ पे सबसे क्या है, लास्ट पॉइंट होगा, चाहे वो आपका वेस्ट हो या फिर आपका ईस्ट कोस्ट हो। ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा कन्याकुमारी का ओल्ड नेम क्या है, वो है केप कमोरन। कौन सा है, केप कमोरन। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बार बार बता रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो ईस्ट कोस्ट है वो गंगा डेल्टा से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक खत्म होता है, लेकिन वेस्ट कोस्ट कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है हमारा काठियावाड़, यानी कि आप कह सकते हो गल्फ ऑफ खंबात या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक एक्सटेंड होता है। इट इज मार्क्ड बाय डेल्टाज ऑफ रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अब यहाँ पे ईस्ट कोस्ट में कौन सी आपकी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट रिवर्स है, वो है हमारी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। यहाँ पे जो आपको ये रिवर्स के नाम भी बताए हैं ना, तो ये हमारे प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से बताए कि पहले महानदी आएगी, फिर आएगी गोदावरी, फिर कृष्णा और फिर कावेरी। चिलिका लेक एंड पुलिकट लेक are the important geographical features of the east coast। तो यहाँ पे एक हो गया हमारा चिलिका लेक और एक हो गया हमारा पुलिकट लेक। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसकी लोकेशन बताएंगे कि चिलिका लेक और पुलिकट लेक जो है वो कहाँ पे, कौन से स्टेट में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट। The temperature in the coastal regions often exceeds 30 degree Celsius, यानी कि 86 degree Fahrenheit, and is coupled with the high level of humidity, right? जहां पे समुद्र होगा वहां पे क्या है कि आपकी ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये तो हमारा एक लॉजिकल बात हो गई। यहाँ पे टेम्परेचर कहां तक एक्सीड होता है, मैक्सिमम 30 डिग्री। ठीक है, कितना, 30 डिग्री। द रीजन रिसीव्स बोथ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून एंड साउथ वेस्ट मॉनसून रेन्स। अच्छा, आपके ईस्ट साइड में जो रिवर्स जो रेनफॉल होती है वो ज्यादा रिसीव होती है एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, राइट। क्यों, यहाँ पे आपके दोनों जितने नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून रेंज होती है, दोनों रिसीव होती हैं। अब आपके नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और साउथ वेस्ट मॉनसून में क्या फर्क है, जो गर्मियों में जो समर रेन्स होती हैं, यानी कि अभी जो सीजन चल रहा है, राइट, इसके बाद जो जून जुलाई में मॉनसून आएगा वो हमारा होगा साउथ वेस्ट मॉनसून रेन होगा। ठीक है, उसके बाद आता है मॉनसून ब्रेक, जहां पे बारिश नहीं होती है। फिर आती है विंटर्स, और विंटर्स में जो बरसात होती है वो होती है हमारी नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो आपके जो ईस्ट कोस्ट में है वो आपके समर मॉनसून और विंटर मॉनसून दोनों वहां पे रेनफॉल जो है वो रिसीव होती है। ठीक है, the southwest monsoon splits into two branches, Bay of Bengal branch and Arabian Sea, right? तो जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो आपका दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, कौन सा, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच में। The Bay of Bengal branch moves northwards crossing northeast India in early जून। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपका साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो आपका समर में जो बरसात होती है, ठीक है, वो आपका कौन सा मॉनसून लेके आता है, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स भी कहेंगे या फिर साउथ वेस्ट मॉनसून कह सकते हैं आप इसको, सीधा सीधा जो है वो आपका हमारे जो नॉर्थ हो या नॉर्थ ईस्ट में क्या लेके आते हैं, बरसात लेके आते हैं। ठीक है, and the Arabian Sea branch moves northwards and discharges much of its rain on the windward side of the Western Ghats। दो साइड होती हैं वेस्टर्न घाट्स की, एक होती है विंडवर्ड साइड और एक होती है लीवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड के जो विंडवर्ड साइड होती है वहां पे क्या होती है, सबसे ज्यादा बरसात होती है। और जहां पे हमारा
बरसात नहीं होती है जिस एरिया पे, उसे हम लीवर्ड साइड बोलेंगे या फिर रेन शैडो रीजन बोलेंगे। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गए आपके वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और ये हो गया आपका अरेबियन सी, ठीक है। तो यहाँ के साइड जो है वो बरसात ज्यादा होती है, ठीक, दिस साइड, इस साइड आपके यहाँ पे बरसात ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंडवर्ड साइड, कौन सा, ये हो गया हमारा विंडवर्ड साइड। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल वो ज्यादा रिसीव होता है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते क्या होता है कि बादल ही खत्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो क्या पोर्शन रहेगा, सूखा रहेगा। तो यहाँ पे आपकी जो बरसात है या तो वो बहुत कम होगी या तो नहीं होगी, ठीक है, या तो बहुत ही कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी। तो इस साइड को हम कहते हैं लीवर्ड साइड। क्या बोलेंगे हम इसको, लीवर्ड साइड, राइट, लीवर्ड साइड बोलेंगे, जहां पे आपका रेनफॉल बहुत ही कम होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। लीवर्ड साइड को और भी एक और नाम बोलते हैं, वो है हमारा रेन शैडो रीजन। क्या नाम बोलेंगे यहाँ पे, रेन शैडो रीजन, ठीक। चलो नेक्स्ट, annual rainfall in this region averages up between 1000 and 3000 millimeter, यानी कि 39 to 118। ओके, हमारे यहाँ पे मिलीमीटर के यूनिट के हिसाब से ही याद रखिएगा। यहाँ पे आपकी बरसात जो है वेस्ट कोस्ट से थोड़ी ज्यादा होती है, तो कितना लगा लेंगे आप, 1000 से 3000 मिलीमीटर, कितना एनुअल रेनफॉल। एक्सक्यूज मी। The width of the plains varies between 100 and 130 किलोमीटर, राइट, कितना width कितना है, 100 से 130 किलोमीटर। The plains are divided into 6 regions। ओके, तो जो हमारा जो ईस्ट कोस्ट प्लेन है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 6 हिस्सों में बटा हुआ है, और जो हमारा वेस्ट कोस्ट था वो कितने में बटा हुआ था, 4 रीजन्स में बटा हुआ था, ठीक है। कौन कौन से 6 रीजन्स है ईस्ट कोस्ट के, यहाँ पे है महानदी डेल्टा, फिर आता है हमारा सदर्न आंध्र प्रदेश प्लेन, देन कम्स कृष्णा गोदावरी डेल्टा, फिर आता है कन्याकुमारी कोस्ट एंड द कोरोमंडल कोस्ट एंड द सैंडी कोस्टल। तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे। वेस्ट कोस्ट में आपके 4 डिविजन्स होते हैं और ईस्ट कोस्ट में 6 डिविजन्स होते हैं। कौन कौन से, महानदी डेल्टा, then comes the southern Andhra Pradesh plain, Krishna Godavari delta, Kanyakumari coast, Coromandel coast and sandy coastals। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो एक्सटेंडिंग फ्रॉम सुंदरबन रेखा रिवर अलोंग द वेस्ट बंगाल ओडिशा बॉर्डर टू कन्याकुमारी, यहाँ पे लोकेशन बताई गई है, कहां से कहां तक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम सुबर्णरेखा रिवर। सुबर्णरेखा रिवर आपकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखिएगा। किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की। ब्रह्मपुत्रा रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी, यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सुबर्ण रेखा रिवर अलोंग द वेस्ट बंगाल to Odisha border to Kanyakumari, ठीक। A major part of the plain is formed as a result of the alluvial filings of the littoral zone relating to or on the shore of the sea or a lake by the rivers Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri comprising some of the largest deltas। तो ये हमारी प्रोमिनेंट क्या है, रिवर्स हैं जो डेल्टा फॉर्म करती हैं। कौन कौन सी, महानदी, पहले आता है महानदी, यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन वाइज दिया हुआ है नॉर्थ टू साउथ, ये ध्यान रखिएगा कि पहले कौन सी नदी आती है, पहले होगी हमारी महानदी, उसके बाद आएगा हमारा गोदावरी, फिर आता है कृष्णा, कावेरी, ठीक है। In contrast to the west coastal plains, these are extensive plains with an average width of 120 kilometers, right? Next. This plain is known as the Northern Circars between the Mahanadi
and the Krishna rivers and Carnatic between the Krishna and the Kaveri rivers. अब हमारे लिए बहुत ही important point है यहाँ पे कि the plain is known as the Nadan Sirkar between the Mahanadi and the Krishna river. अब आपका जो प्लेन पड़ता है जो दो नदियों के बीच में, कौन सा, महानदी हो गया और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, कृष्णा रिवर। तो जो दो प्लेन्स के बीच में जो प्लेन पड़ता है, ये दो रिवर्स के बीच में जो प्लेन पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नदन सिरकार। किस नाम से जानते हैं हम उसे, नदन सिरकार के नाम से जानते हैं। उसके बाद कार्नेटिक बिटवीन द कृष्णा एंड कावेरी, ठीक। महानदी से कृष्णा तक आपका नदन सिरकार कहा जाता है, और फिर कृष्णा से कावेरी रिवर के बीच में जो प्लेन पड़ता है हम उसको कार्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, कार्नेटिक। ईस्टर्न कोस्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, उत्कल कोस्ट, आंध्र कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। कौन कौन से, उत्कल कोस्ट, आंध्र कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। नेक्स्ट, उत्कल कोस्ट। उत्कल प्लेन कंप्राइजेस कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा। कहाँ पे, ओडिशा में जो आपका प्लेन जो कोस्टल एरिया है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उत्कल प्लेन के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड्स महानदी डेल्टा। ओके, विच डेल्टा डज द उत्कल प्लेन इंक्लूड, दैट इज महानदी डेल्टा। द मोस्ट प्रोमिनेंट जियोग्राफिक फीचर ऑफ दिस प्लेन इज द चिलिका लेक। ओके, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी कुछ स्लाइड पहले ही कि कौन सा जो दो आपकी लेक्स दी गई हैं, पुलिकट लेक और चिलिका लेक, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना था कि कौन से स्टेट में पड़ता है, बट कोई नहीं, नो इशू। यहाँ पे तो मैं पता चल ही गया है कि जो चिलिका लेक है वो आपके कौन से स्टेट में पड़ता है, वो है हमारा ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में। It is the biggest lake in the country and its area varies between 780 square kilometer in winter to 1144 square kilometer in the monsoon months. चूंकि आपकी ईस्ट कोस्ट में जो बरसात जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपके समर और विंटर रेंज जो है वो यहाँ पे अकर होते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग मॉनसून जो यहाँ पे इनका जो क्या कहते हैं लेंथ होता है वो बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, 1144 स्क्वायर किलोमीटर। अदरवाइज विंटर्स में जब थोड़ा सा सूखा पड़ जाता है तो क्या कितना एरिया रहता है, दैट इज 780 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। साउथ ऑफ चिलिका लेक लो हिल्स डॉट द प्लेन। नेक्स्ट, फिर आता है हमारा आंध्रा प्लेन। ये भी आपको बिल्कुल डायरेक्शन वाइज ही दिए गए हैं कि उत्कल के बाद कौन सा प्लेन आता है, आंध्रा प्लेन आता है। साउथ ऑफ द उत्कल प्लेन एंड एक्सटेंड्स अप टू पुलिकट लेक। दिस लेक हैज बीन बार्ड बाय अ लॉन्ग सैंड स्पिट नोन एज श्रीहरिकोटा आइलैंड, जहां पे आपका इसरो लॉन्च फैसिलिटी है, ठीक है। यहीं से आपके सारे जो रॉकेट्स हैं वो क्या होते हैं, रॉकेट्स हो गया, सैटेलाइट्स हो गया, वो यहीं से लॉन्च होते हैं, ठीक है। तो आंध्रा प्लेन की लोकेशन हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि आपके उत्कल प्लेन के साउथ यानी कि उत्कल प्लेन के दक्षिण दिशा में कौन सा प्लेन हमारा सिचुएटेड है, वो है हमारा आंध्रा प्लेन, ठीक है। साउथ ऑफ द उत्कल प्लेन एंड एक्सटेंड्स अप टू पुलिकट लेक एंड दिस लेक हैज बीन बार्ड बाय अ लॉन्ग सैंडस्पिट नोन एज श्रीहरिकोटा आइलैंड। यहीं पे आंध्रा प्लेन में आपका कौन सा आइलैंड है, वो है हमारा श्रीहरिकोटा, जो कि इसरो लॉन्च फैसिलिटी भी है यहाँ पे। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस प्लेन इज द डेल्टा फॉर्मेशन बाय द रिवर्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। अब उत्कल में हमारा कौन सी नदी से डेल्टा फॉर्म होता था, महानदी से डेल्टा फॉर्म होता था। और आंध्रा प्लेन में आपके कौन से रिवर से डेल्टा फॉर्म होता है, एक हो गया हमारा गोदावरी और दूसरा हो गया हमारा कृष्णा। The two deltas have merged with each other and formed a single physiographic unit. Next, the combined delta has advanced by about 35 kilometers towards the sea during the recent years, and this is clear from the present location of the Koleru Lake, which was once a lagoon at the shore but now lies far in land. And this part of the plain has a straight coast and badly lacks good harbors with the expectation of Visakhapatnam and Machilapatnam. ओके, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से ही अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो,
ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि पूछा जाए, बस इतना जान लीजिएगा कि यहाँ पे जो कंबाइंड डेल्टा है उसकी कितनी हमारी लेंथ है, वो है 35 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कौन सा लेक्स यहाँ पे जो है लगून फॉर्म करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा कोलेरू लेक जो है यहाँ पे लगून फॉर्म करते हैं। दैट्स इट। फिर आता हमारा तमिलनाडु प्लेन। Now the Tamil Nadu plain stretches for 675 km from Pulicat Lake to Kanyakumari along the coast of Tamil Nadu, and its average width is 100 kilometers. After Andhra plain comes the Tamil plain. ठीक है, एंड तमिलनाडु प्लेन जो है उसका लोकेशन क्या है हमारा, कहां से कहां तक है, पुलिकट लेक से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, पुलिकट लेक से लेकर कन्याकुमारी तक है। कितना स्ट्रेच करता है ये, 675 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसकी जो एवरेज विड्थ है वो कितनी है, 100 किलोमीटर्स। The most important feature of this plain is the Kaveri Delta, where the plain is 130 kilometer wide. ठीक है, यहाँ पे कौन सी रिवर डेल्टा फॉर्म करती है, कावेरी रिवर डेल्टा फॉर्म करती है, जिसकी विड्थ कितनी है, 130 किलोमीटर, राइट। And the fertile soil and large scale irrigation facilities have made the Kaveri Delta the greenery of the South India. बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन कावेरी रिवर को वहां पे एक्चुअल में पूजा जाता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आपका जो कोस्टल प्लेन का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन कुछ आपके थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो बचे हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जान लें, नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल माइल्स, अब ओशन में हम किलोमीटर के थ्रू तो नाप नहीं सकते लेंथ, राइट। तो हम क्या है वहां पे नॉटिकल माइल्स का, नॉटिकल माइल्स एक यूनिट है जो यूज करी जाती है। तो यहाँ पे आपकी 1 नॉटिकल माइल्स, यहाँ पे आपकी 1 नॉटिकल माइल्स कितनी होती है, वो होती है 1.85 किलोमीटर। कितनी, 1.857 किलोमीटर्स। कितनी, 1.857 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे हम आपका एक इंडिया का मैप बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत छोटी सी चीज है जो हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका कोस्टल बाउंड्री। ठीक, अब कोस्टल बाउंड्री में हमें पता है कि यहाँ पे आपके जो कोस्टल बाउंड्री में जो आपका जो बाउंड्री होता है वो सीधा तो बना नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा बना होता है। लेकिन जो यहाँ पे एक ऐसे सीधी लाइन बनाए और इसको एक बेस लाइन मानते हैं। क्या मानते हैं हम इसको, बेस लाइन। क्या मानेंगे हम इसको, बेस लाइन मानते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ से बेस लाइन से क्या है वो मेजर किया जाता है कि कौन सी कंट्री का कितने नॉटिकल माइल्स तक कितना राइट है। ठीक है, ज्यादा कुछ इतना टिपिकल नहीं है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, बेस लाइन को हिंदी में हम आधार लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम, आधार लाइन। ठीक है, आधार लाइन भी बोलेंगे, यानी कि तट को सीधा कर दे, जो तट को सीधा कर दे, जो तट को सीधा कर दे। ठीक है, अब यहां से आपके बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक, इसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल। क्या बोलेंगे हम इसे, टेरिटोरियल सी, जहां पे आपके सारे राइट्स दिए हुए हैं। ऑल राइट्स आर अवेलेबल ओवर हियर, ऑल राइट्स आर अवेलेबल। क्या, ऑल राइट्स आर अवेलेबल। ये हो गई आपकी बेस लाइन। ठीक, बेस लाइन से लेकर एक तो हमारा टेरिटोरियल रीजन था जो आपका 12 नॉटिकल माइल्स था, जैसे हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं, जहां पे आपको सारे जो है वो राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, सारे राइट्स दिए जाते हैं। उसके बाद आगे और एक और अगर थोड़ा और आगे बढ़े बेस लाइन से,
तो बेस लाइन से लेकर इतना आपका कितना पोर्शन ये आता है आपका 24 नॉटिकल माइल्स। कितना आता है? 24 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंटिजियस जोन। इसे हम बोलते हैं कंटिग्यूअस जोन। ठीक, इसे हम कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं जहां पे आपके कस्टम ड्यूटी लागू होती है। कस्टम ड्यूटी, ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी फाइनेंस राइट है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, फाइनेंस राइट। ठीक है, यहाँ पे साफ सफाई करने का अधिकार होता है। साफ सफाई करने का अधिकार होता है, एक होता है आपका फाइनेंस राइट होता है, और यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लागू की जाती है। कहां से कहां तक? बेस लाइन से लेकर 24 नॉटिकल माइल्स तक, और उसे हम क्या बोलते हैं? कंटेजियस जोन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आपका एक और, बेस लाइन से लेकर और आगे बढ़ जाइए, फिर वो होता है हमारा 200 नॉटिकल माइल्स। कितना? 200 नॉटिकल माइल्स। तो बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं EEZ, यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप नए द्वीप का निर्माण कर सकते हैं। नए द्वीप का निर्माण यानी कि आप यहाँ पे नए आइलैंड जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं, एक ये राइट मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने का राइट मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करने का राइट मिलता है, और यहाँ पे सारे जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर कोई भी शिप या कोई भी जो जहाज है वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद से कहीं गुजर रहा है, ठीक है, केवल 200 नॉटिकल माइल्स तक ही क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, रूल चलेगा। उसके बाद अगर कोई भी जहाज 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर कहीं भी जा रहा होगा तो उससे क्या है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स वसूल नहीं कर सकती है। ठीक है, टैक्स वसूल नहीं कर सकती है उस जहाज से। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ओपन या हाई सी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम हाई सी बोलेंगे या ओपन सी बोल सकते हैं आप। ठीक है, वहां पे कोई रूल लागू नहीं होता है, किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी या किसी भी कंट्री का कोई भी राइट वहां पे नहीं लागू होता है। एक बस एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जानना। ठीक है, आपका बस एक यही एक टॉपिक था जो कोस्टल में बच रहा था, ये भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपका एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, एमटीएस, वनडे एग्जाम जितने भी आप दे रहे हो, पुलिस के, पटवारी के, उसके सारे जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स है उसके लिए ये जो टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स इतना पर्याप्त है। इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इतना बहुत है। आप इतना करके जाएंगे और इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन फंसेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो आप हमारे जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसके साथ जुड़े रहिए। हमें हर सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, सब जगह आप हमें फॉलो करिए ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहें। हम आपको मुफ्त में एक बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स और एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं घर ही घर तक, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप घर बैठे बैठे जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं बिना पैसे खर्च करे, बिना कोचिंग में इधर उधर भटकते हुए। आपको यहाँ पे घर टू घर, आपको डोर टू डोर सर्विसेज मिल रही है। यही नहीं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, तो यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पर्सनली कॉल करके अपने जितने भी डाउट्स और इश्यूज हैं वो भी आप अपने पूछ सकते हैं। आपको हमारी तरफ से 100% सपोर्ट भी मिल रहा है और हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आप बस एक काम करिए, परीक्षा जंक्शन से इसी तरह से जुड़े रहिए और आपके जितने भी एग्जाम्स हैं वो हम आपको क्लियर करवाते जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी जो है वो तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।